हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्टडी। तो बच्चों देखो, आपने एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन 2 की, है ना। देखो क्या कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट को समझ लिया है तो आई होप आप इसको भी लगा लिए होगे, ठीक है। मे बी अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो आप ये वीडियो पूरी देखना। और बेसिकली इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हम ये जो 3 पॉइंट निकाल रहे हैं, हम ये जो 3 पॉइंट निकाल रहे हैं, अगर हम 3 पॉइंट ना निकालें, ठीक है सर, तो भी हमारा 2 पॉइंट से काम चल सकता है। लेकिन शायद अगर आपका वो 2 पॉइंट अगर कहीं गलती हो कहीं मान लो अगर थोड़ा सा भी अगर गलत हो तो आपका जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा गलत। तो इसलिए 3 पॉइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने क्वेश्चंस में 3 पॉइंट्स को जरूर निकालें। ओके, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जिन बच्चों के पास, वो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो कर लिया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते, कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। 3 बैट खरीद रहा है जो कोई कोच है क्रिकेट टीम का, आप तो सभी क्रिकेट खेलते ही हो, है ना। तो 3 बैट्स और 6 बॉल वो खरीद रहा है। कितने रुपए का? 3900 रुपए का। ओके, दोनों को मिला करके जो है वो इतने रुपए का उसको ये मिल गया। लेटर शी बाइज अनदर, अच्छा जो कोच है वो कोई लेडीज है, अच्छा, बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट का मतलब याद रखना 1 बैट, यानी कि अनदर में कितने 1 बैट खरीद रही है वो, है ना। एंड 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल्स और खरीद ले रही है। सेम काइंड मतलब सेम काइंड की, मतलब उसकी प्राइसिंग सेम वही थी, लेकिन अब इस बार भाई क्वांटिटी बदल गई। अभी 1 बैट खरीद रही है, 3 बॉल्स खरीद रही है, तो क्वांटिटी बदल गई ना। तो क्वांटिटी बदल गई मतलब पैसा ही बदल जाएगा। तो अब कितने का वो 1 बैट जो और वो जो 3 बॉल्स मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 1300 का मिल रहा है। कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस डाटा सिचुएशंस या रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो आपको याद रखना है कि जब तक आप किसी भी इस सिचुएशंस को जब तक आप अलजेब्रिकली नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है, तब तक आप ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे अलजेब्रिकली की। हम इसको अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब देखो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सर इसको कैसे किया जाए? देखो, यानी कि आपके पास 2 चीजें हैं। वो 2 चीजें क्या है? एक बैट की बात हो रही है और एक बॉल्स की बात हो रही है। एक बैट का कुछ प्राइस रहा होगा, एक बॉल का कुछ प्राइस रहा होगा, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं सर, लेट प्राइस ऑफ बैट। और कितने बैट की? 1 बैट की, है ना। 1 बैट की हम प्राइस लेट कर रहे हैं। तो 1 बैट की प्राइस हम कितनी मान लें? x रुपए मान लेते हैं। एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की हम प्राइस कितनी मान लें? y रुपए मान भाई। क्यों? क्योंकि हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो इसलिए हमने 1 वेरिएबल हमने 2 वेरिएबल मान लिया। ठीक है, इतनी बातें आ रही क्या समझ में? चलो सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। चलो, तो अगर वो 3 बैट्स खरीद रही है बच्चे, अगर वो 3 बैट्स खरीद रही है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? अगर आप कह रहे हो कि अगर एक बैट का कॉस्ट अगर x रुपए है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 3x होगा। आ रही बात समझ में ना। और सिमिलरली अगर 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6y हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर के देखिए कि 3 बैट्स और 6 बॉल का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? 3900। दैट इज हम ये कह सकते हैं क्या कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। बोलो, इतना बोल सकते हैं क्या? इतना बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। अब क्या है कि ये इक्वेशन तो है, लेकिन देखो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सर? सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर देखो यहाँ से कॉमन 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन हो ही सकता है और यहाँ भी 3 कॉमन हो सकता है। क्यों ना हम 3 को कॉमन लेकर के सभी को हम काट दें, है ना। तो हमारा इक्वेशन जो इतना बड़ा है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप चाहो, आपकी मर्जी, तो आप इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, आपकी मर्जी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि भाई अगर पॉसिबिलिटी है छोटे होने की तो उसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जब छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं? हम इसको थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं। कैसे? तो हमने सर यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया, ये 3 हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा यहाँ पर? x कॉमन लेना तो आपको आता है। यहाँ पे कितना बचा है? देखो 6 था, तो 6 था, हमने क्या लिखा? 6 को 2 into 3, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? देखो हमने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा? 2, दैट इज 2y इज इक्वल टू, यहाँ से भी हमने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने का मतलब देखो काट करके देखो 3 बन जा, ठीक है, 3 3 जा और ये 00 और इनटू ऐसे 3 कर लो। कर सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये 3 से अब ये 3 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया आपके पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई? अभी आपका इक्वेशन कौन से स्टेटमेंट से बना है? ये अभी आपके फर्स्ट स्टेटमेंट से बना है। यहाँ तक से आपका ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकंड देखो क्या कह रहा है। लेटर शी बाइज, बाद में वो क्या करती? फिर से बैट खरीदती। अनदर, अनदर का मतलब 1 बैट, आपको याद रखना है 1 बैट, ठीक है। अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, है ना। चलो अब हम इन दोनों को लेकर के बना लेते हैं। मतलब उसने 1 बैट खरीदा, तो भाई 1 बैट का कॉस्ट कितना है?
एक्स रुपए है, ठीक है। 3 बॉल्स खरीदा तो 3 बॉल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3y, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम करने वाले हैं क्या, देखो 1 बैट खरीदा है दैट इज x, प्लस फिर उसने 3 बॉल खरीदा तो 3 बॉल का कॉस्ट कितना 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 1300। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है ना, इसमें कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी हम इसको क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 2 मान ले। तो आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो जो बोला था ना अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपका अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका पहला आंसर हो गया। आगे बात समझे, ये दोनों मिला करके ये आपके फर्स्ट आंसर हो गए। अब सर हमें क्या करना है, अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। तो बच्चे पहले से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें x की और y की हमें 3 वैल्यू दिखानी पड़ेगी। चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, ध्यान समझना अब यहाँ पर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसको हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। x प्लस समझना है, बस यहीं पर समझना है, ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो अगर बच्चे हम क्या करें कि अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, बात समझना, देखो x की वैल्यू अगर हम 0 रख लें, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 1300/2। और हमने आपसे कहा था कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं रखनी है। हाँ, फ्रैक्शन में आप कब वैल्यू रखो, जब आप समथिंग 0.5 करके मिले। अगर 0.5 करके अगर वैल्यू मिल रही है तो आप रख लो, लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि मान लो 1300 अपन मान लो 3 होता तो ये चला जाता पॉइंट ऐसे, ये लगभग 4 इस तरीके से ये 3 ऐसे चलता जाता, तो हम ऐसी वैल्यू को हम नहीं रखेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 2 को अगर यहाँ इस तरफ भेजते हैं अपॉन में, तो ये लगभग हमारा 0.5 में आएगा, है ना, या फिर ये भी शायद ना आए। तो हाँ, हम देख रहे हैं कि हमारा शायद डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या रख लेते हैं, हम रख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 रख लिया जाए। तो देखो 0 रख लेते हैं भाई, 0 इज इक्वल टू इज इक्वल टू कहाँ से आ गया, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, सो 2y इज इक्वल टू 1300, सो y इज इक्वल टू 1300 कितना आ गया, y इज इक्वल टू 650। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है सर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 650, कितने पर, x इज इक्वल टू 0 पर। ये बात आप जल्दी से नोट डाउन करो, चलो ये बात आप जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। तो आपने एक टेबल बना लिया, नोट डाउन कर लिया आपने, चलो आपने ये टेबल बना लिया सर कुछ इस तरीके से, ओके। यहाँ पर आपने रखा x और यहाँ पर रखा आपने y, अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करते चलो। तो आपने रखा सर x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आ गई 650, ये अभी हमें एक वैल्यू मिली है, ठीक है। इस तरीके से 2 वैल्यू और निकालेंगे, नोट डाउन कर लिया, चलो इसको हटाते हैं, इसे हम मिटाते हैं, ओके। देखो अच्छा सर, एक तो हमें वैल्यू मिल गई, अब क्या किया जाए, देखो जी आप यहाँ से फ्री हो, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लें। अब देखो हम क्या रख लें, अगर हम y इक्वल टू अगर हम 0 रख लेते हैं, अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी क्या, हाँ अब ऐसी बात है, x की हमें बड़ी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी 1300। देखो अगर हमारा वैल्यू बड़ा है कोई बात नहीं, हम अपनी स्केलिंग जो है वो हम और बड़ी मानेंगे स्केलिंग, ठीक है, पर टेंशन नहीं लेना है। देखो पहले आप समझो, तो आप क्या रख लो, पुट y इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही आपने y इज इक्वल टू 0 रखा तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1300, सो x इज इक्वल टू 1300। तो आपने जब y इज इक्वल टू जब आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300, चलो दिखा दो। तो आपने y की वैल्यू रखी 0 और x की वैल्यू आ गई 1300। आ रही बात समझ में ना, ये हो गया। एक और वैल्यू हम निकाल लेते हैं सर, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो भाई एक और वैल्यू क्या निकाला जाए, हटा दिया जाए इसे, चलो नोट डाउन कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो एक और वैल्यू निकाला जाए सर, क्या, अब अगर मान लो बच्चे अगर हम ये रख दें, सपोज करो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 है, ओके, और यहाँ पे है हमारे पास 1300, ठीक है। तो हम अगर x को इधर ले जाते हैं, बात समझना, हम अगर x को इधर ले जाते हैं और x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें, है ना, मान लो कि सपोज करो जैसे मान लो हमने रख दिया 100, सपोज करो x की वैल्यू हमने रख दी 100, रख सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू मान लो अगर हम 100 रख तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। देखो ऐसे समझो 2y इज इक्वल टू, तो इस तरीके सॉरी 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, सो 2y इज इक्वल टू ये 100 कितना हो जाएगा 1200, सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600, ठीक
ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आ गया 600, यानी कि आपने x की वैल्यू 100 रखी तो आपका y कितना आ गया 600 आ गया, रख दिया जाए। देखो आप यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं आप फ्री हो, ठीक है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ग्राफ जो आपका बनेगा ना वो सिमिलर बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंसर में कुछ और ग्राफ दिया है और आपका ग्राफ किधर और कहीं और की तरफ भाग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो आप वैल्यू चाहे जो भी रखो बस वो सही होनी चाहिए, लेकिन आपका जो ग्राफ बनेगा, मान लो आंसर में सपोज करो बच्चे, मान लो आंसर में जो है वो ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से दिया है, एक ऐसे ग्राफ दिया है और मान लो एक ऐसे ग्राफ दिया है, ठीक है, तो आपकी भी जो ग्राफ होनी चाहिए वो भी ऐसी ही बननी होनी चाहिए। वो अलग बात है कि वैल्यू शायद आपकी ग्राफ शायद यहाँ से बनी, यहाँ से बने, इस तरीके से बने, और एक ग्राफ आपकी यहाँ से, लेकिन जो शेप होना चाहिए ग्राफ का, बात समझना, जो शेप होना चाहिए ग्राफ का वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके आंसर में ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसे बना दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, फिर ध्यान रखना है ना। तो ये बेसिकली आप अब जो आप अगर ये सोचो कि हमारा जो ग्राफ है वो बेसिकली अब फिर तो हमें वैल्यू को रटना पड़ेगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने देखो, मैंने जैसे ये सारी वैल्यू रखी हैं, आप अपने रेफरेंस बुक में आप जो भी अपनी बुक यूज कर रहे हो आप उसमें देखना, उसमें वो शायद दूसरी वैल्यू रखा हो, लेकिन अभी देखना ग्राफ अभी सेम बनने वाला है, ठीक है। और इन 3 पॉइंट्स की अभी क्या वैल्यू है हम इसको भी समझने वाले हैं। तो हमने इस वाले इक्वेशन से, हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये वाला अपना टेबल बना लिया, ठीक है। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन की। ओके, सेकेंड इक्वेशन की बात करें, बढ़िया, देखो तो सर सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड के लिए भी हम फ्रॉम सेकेंड ऑलरेडी हमारे पास ये है। अब देखो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू, बात समझना, अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रखते, तो अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 1300 अपॉन 3 अपॉन में आ गया, गड़बड़ है, अपॉन 3 है, मतलब पॉइंट में कभी आएगा नहीं, 0.5 में कभी आएगा नहीं, छोड़ दो, x की वैल्यू 0 मत रखो। चलो y की वैल्यू 0 रख करके देखो, क्या y की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, दैट इज x इक्वल टू 1300, सही है। तो हम क्या रख दें इस वाले इक्वेशन में, y इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो देख लो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1300। तो आपने y की वैल्यू अगर 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1300। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर एक और अपना टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जगह की थोड़ी सी कमी है बच्चे, ठीक है, आपकी कॉपी में, बट काफ़ी सारे जगह है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप करते चलो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपने रखा सर y की वैल्यू यहाँ पे है x और यहाँ पर है y, ये आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है। चलो x की वैल्यू आपने रखी, सॉरी y की वैल्यू आपने रखी 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 1300, बढ़िया। अब सर अब क्या किया जाए, अब ये तो हो गया खत्म, इसको हटा दिया जाए। अब दूसरी वैल्यू सोचते हैं, अब सोचो अब भाई 3, देखो अगर ये 13 मतलब इस वाले पोजीशन, इस वाले जगह पे जो भी नंबर होगा, अगर हमें इसको अगर 3 से अगर डिवाइड करना होगा तो सोचो आपको 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज 3 3 जा 9, है ना, मतलब 900। अगर यहाँ पर किसी तरीके से अगर ये 900 हो जाए तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसको आपको 900 करना है तो आपको x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 400 रखनी पड़ेगी। आ रही मेरी बात समझ में क्या? तो x की वैल्यू आप क्या रख दो, 400 रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू हम कितना रख दे रहे हैं, 400 रख दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं यहाँ से, है ना। तो रख दिया, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो रख दो, तो 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 900, है ना, 1300 माइनस 400। ओके, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1300 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 300, ठीक है, 3 3 जा 9, दैट इज 00। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी कि आपने x की वैल्यू रखी है 400, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 300। आगे बात समझ में, x की वैल्यू आपने रखी 400 तो y की वैल्यू आ गई 300। ये एक और हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब एक और वैल्यू आप खुद ही फाइंड आउट कर लिया, चलो आप मेरे अकॉर्डिंग, चलो ये आपने कर लिया, हटा दिया जाए। चलो सर अब देखो क्या कर लिया जाए। अब फिर से सोचो, अब सर 3 का टेबल, तो 3 के टेबल में तो सर 12 भी आता है, तो अब आप इसको क्या बना लो, 12 बना लो। तो 12 बनाने के लिए आपको x इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 100। आगे बातें समझ में, तो अब हम क्या कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, रख दो, तो 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, सो 3y इज इक्वल टू 1200, सो y इज इक्वल टू 3 4 जा, दैट इज 400। तो x की वैल्यू आपने रखी 100, तो y की वैल्यू आ गई 400। और ये सारे के सारे हमारे देखो कैसे इंटीजर हैं, है ना। तो x की वैल्यू आपने कितनी रखी है, x की वैल्यू आपने रखी 100, y की वैल्यू कितनी आ गई 400, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 400 है, यहाँ पे y की एक बार वैल्यू 400 है। चलो इतनी बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, और अब हम इसको करने वाले अपने ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया। ओके सर, तो ये
हमारे पास ये कुछ दो टेबल हमें मिले, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का ये टेबल है और ये हमारे सेकेंड इक्वेशन का टेबल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन टेबल्स के बेसिस पे हमें अपने ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, अब अपनी ग्राफ कॉपी में एक ये एक्स एक्सिस और सबसे पहले वाई एक्सिस ये आपने ड्रॉ कर लिया। इतना आपने ड्रॉ कर लिया, ओके सर। अब बात समझो मेरी, अब आपको करना है सर नंबरिंग करना है कि सर हम नंबरिंग अब कैसे किया जाए। देखो तो आप ये देख रहे हो कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1300, ठीक है। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 650, है ना। यहाँ पर भी आप x की जो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो वो है 1300। तो अब आप क्या करो, अब आप लगभग 1300 तक आप जो आपको जो है अपनी ग्राफ कॉपी पे नंबरिंग करनी है, ओके। तो x में आपको कहाँ तक चलना है 1300। चलो तो हम नंबरिंग करते हैं, यानी कि अब हम जो स्केल लेंगे, देखो बात समझना यहाँ से बचे, अब हम जो स्केल लेंगे, स्केल कहने का सेंस क्या है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी जो डिस्टेंस हमने आपको बताया था कि लगभग 1 सेंटीमीटर आपके स्केल में होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हम कितनी, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम मान लें 100, है ना। यानी कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, वो हमारे 100 वैल्यू के इक्वल है। तो आप स्केल क्या लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। चलो तो स्केलिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके सर, तो ये हमने स्केलिंग कर लिया, ये आप देख सकते हो एक्स एक्सिस की तरफ हमने 100, 200, 300, 400, 500, 600 कहाँ तक लिखा है, ये टोटल 1400 है ना, लगभग एक थोड़ा सा 100 तक आगे हमने लिख लिया। एंड सिमिलरली हमने वाई एक्सिस में हमने 600 तक हम ये लिख चुके हैं, ठीक है। एक और 600, 700 तक हम ये लिख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास माइनस में कोई वैल्यू है नहीं। आप अपने टेबल में देखो कि क्या माइनस में कोई भी वैल्यू है क्या। जब माइनस में जब कोई भी वैल्यू नहीं तो फिर हमें इस तरफ और इस तरफ जाने का क्या फायदा, तो हम इस तरफ नहीं जाते, ओके। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपने फिर टेबल में आप देखो, सबसे पहले आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, आप फर्स्ट पहले इक्वेशन में चलना है x में 0 और y में चलना है 650, ठीक है। हम चलते हैं x में, चलते हैं कहाँ तक, x में हम चलते हैं 0 और y में चलते हैं 650 तक चलते हैं, ओके सर। देखो तो ये रहा आपका, आपने ये सारी चीज़ें आपने ड्रॉ कर ली, ठीक है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली होंगी, है ना, ग्राफ पेपर में। अब आप x में कहाँ तक चलो, x में आपको चलना है 0, तो ये सर आपने चला x में 0, ठीक है। ये x में 0, आप यहीं पर तो चलोगे। अच्छा y में कितना चलना है, y में चलना है 650, तो ऊपर की तरफ बढ़ो, आप अपने y एक्सिस में देखो 650, तो भाई यहाँ पर है 600, यहाँ पर है 700, तो सर अब क्या किया जाए, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 700 है, तो सर अब क्या किया जाए, तो इनके बीच में कहीं हमारा क्या होगा 650 होगा। तो हमने 650 को कहीं यहाँ पर लोकेट कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पॉइंट देख रहे हो आप। तो आपका जो, तो इस यानी कि जब समथिंग, जब हमारा 0 और समथिंग हमारा जब कुछ कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कोई वैल्यू होती है, तो हम अपने कोऑर्डिनेट को, हमारी जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वहीं पर अपना कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इस कोऑर्डिनेट का हम नाम क्या देंगे, इस कोऑर्डिनेट को हम नाम देंगे, क्या देंगे बोलो, 0,650, ओके सर। ये बातें समझ में आ गई, 0,650, ये आपका हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट देखो आप अपने टेबल में क्या करना है, 1300, यानी कि x में चलना है 1300 और y में चलना है 0। चलो तो आप ये x में चलिए कहाँ तक, 1300 तक चलिए। ये आप x में 1300 तक आपने चल लिया, और y में आपने कहाँ तक चला, 0 तक चला, दैट इज आपको यहीं पर मिलेगा 0। तो अब इस केस में आपका कोऑर्डिनेट कहाँ मिल जाएगा, तो इस केस में आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहीं आपको यहाँ पर मिलेगा कोऑर्डिनेट। आगे बातें समझ में, तो ये आपको 2 कोऑर्डिनेट मिला। अच्छा एक और हम अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, कहाँ तक चलना है, x इज इक्वल टू चलना है 100 और y इज इक्वल टू चलना है 600। तो x में आपको चलना है 100 तक, ठीक है सर, ये रहा आपका 100, x में आपका ये रहा 100, ठीक है। और y में हमें चलना है 600 तक, ओके सर, ठीक, 600, ओके, ये रहा आपका 600, ठीक है। अब सर इस केस में हमें ग्राफ कहाँ मिलता था, तो मैंने आपको बताया था क्या, कुछ नहीं, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो आपने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, ठीक है। सिमिलरली आपने ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, और जहाँ भी देखो एक दूसरे को इसने कट किया, जहाँ भी ये दोनों एक लाइन है, ये जो लाइनें हैं परपेंडिकुलर लाइनें हैं, जहाँ पर भी एक दूसरे को कट कर रही है ना, यहाँ पर कट कर रही है ना, तो वहाँ जहाँ पर कट करेंगी वहीं पर हमारा क्या मिल जाएगा, वहाँ पर हमारा मिल जाएगा कोऑर्डिनेट, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो है एक छोटा सा हमारा यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मिल गया ये, और इस कोऑर्डिनेट का हम नाम क्या देंगे, इस कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे 100,600, क्या बोलेंगे, 100,600। ये बातें आ रही हैं समझ में, ओके सर। तो आपने इतनी बातें समझ ली। अब देखो, अब बात समझो। अब इस आपने कहा सर इस 3 पॉइंट निकालने का सर हमें फ़ायदा बता दो। मान लो बच्चे, मान लो कि जैसे आपका जो 2 पॉइंट है, मान लो आपने गलती करती होती, ठीक है, आपने गलती कर दी होती, और आपका ये जो मान लो ये जो बीच वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, वो यहाँ ना आकर के सपोज करो कि समथिंग कहीं यहाँ आता, तो क्या आपकी अब ये जो रे है, जो लाइन है, क्या वो ऐसे जाती, क्या बात समझो मेरी, क्या वो ऐसे जाती,
क्या वो ऐसे जाती? नहीं जाती। फिर आप ऐसे ड्रॉ कर देते, तो ऐसे अगर ड्रॉ कर देते तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो इसलिए आप 3 पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि देखो अब ये जो आपकी हमेशा जो लाइन होगी ना, आप चाहे जितने पॉइंट निकालो, आप 4 पॉइंट निकालो ना, ठीक है, आपकी लाइन जो है ना उन चारों पॉइंट से कट होती हुई जाएंगी। आगे मेरी बात समझ में? तो आप क्या करो, आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल से ये लाइन आपने ड्रॉ कर लो। ओके, कर लिया ड्रॉ? तो आप कुछ इस तरीके से जो है आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर लो। आप ये काम स्केल से करना, ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, तो ये काम आप स्केल से करना। ओके, चलो ये आपने कर लिया ड्रॉ। ओके सर, इतनी बातें समझ में आपको आ गई। अब नेक्स्ट हम अपने टेबल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टेबल क्या है? नेक्स्ट हमारा जो टेबल है वो है एक्स में हमें चलना है 1300। ठीक है सर, फिर से हम चलते हैं एक्स में 1300 चलते हैं। तो एक्स में हमने चला ये 1300। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट बना हुआ है। वाई में कितना चलना है? 0। वाई में कितना चलना है? 0। वाई में कितना चलना है? 0। ठीक है, तो फिर से हमें एक कोऑर्डिनेट फिर से हमें यहाँ पर मिल गया। क्या मिल गया हमें? फिर से एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला, और इस बार इस कोऑर्डिनेट का हम क्या नाम देंगे? इस बार हम इसका नाम देंगे 1300, 0, ये नाम दे दिया हमने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चलना है? नेक्स्ट हमें चलना है एक्स में 400 और वाई में चलना है 300। दूसरा वाला टेबल देखो, एक्स में 400, वाई में 300। तो एक्स में आप चलो 400, एक्स में आपको चलना है कितना? 400। तो एक्स में आपने चला 400, दैट इज यहाँ पर कहीं मिला। ठीक है, और वाई में कितना चलना है? वाई में चलना है 300, तो आप 300 चलो। बहुत आसान है ये। ठीक है, आपकी अपनी टेबल है, आप चाहे जैसे आप वैल्यू चाहे जो भी लो, कभी भी इस बात का टेंशन मत लेना कि सर मेरी वैल्यू ये नहीं है तो मेरा आंसर नहीं आएगा क्या, मेरा ग्राफ सही नहीं बनेगा क्या। ठीक है, ये कभी भी मत सोचना। अच्छा, 300 हो गया और हमने 300 हो गया और हमने 400 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखो, अब सर इसका कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा? तो आपने यहाँ चला था 400 और आपने यहाँ चला 300। तो देखो क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन कहाँ कट करी? यहाँ पर कट कर रही है। तो जहाँ पर कट कर रही है वहीं पर हमारा क्या बनता है? वहीं पर हमारा बनता है ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? सॉरी, यहाँ पर हमारा बन जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा सर, एक यहाँ मिला, देख लो, बात समझना, एक यहाँ मिला, एक आपको यहाँ मिला है। फिर से एक और निकाल लेते हैं। शायद मान लो, देखो अब जैसे मान लो आपने ड्रॉ किया, आपने ये मान लो आपने ये वाला ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया, शायद इन दोनों में से अगर कोई अगर एक पॉइंट अगर गलत होगा ना, तो आपको तीसरे पॉइंट के थ्रू वो आपका गलत वाला पॉइंट पता चल जाएगा। देखो कैसे, मान लो अगर तीसरा, अगर मान लो इनमें से इन तीनों पॉइंट्स में से अगर कोई भी अगर एक पॉइंट गलत होगा तो आपका जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो समथिंग कहीं इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, है ना। और अगर सही होगा तो हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट है वो इन्हीं के कहीं ऐसे सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा। पास में लो, अब देखो निकालते हैं, थर्ड पॉइंट निकालते हैं। तो 100, 400, यानी कि एक्स में हमें चलना है 100 और वाई में चलना है 400। तो एक्स में आप चल लो 100, एक्स में आपने चल लिया 100, बहुत सही सर, ये आपने चल लिया एक्स में 100 चल लिया। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपने 100 चल लिया। वाई में कितना चलना है? 400, तो वाई में आपने चल लिया 400। तो भाई इसका ग्राफ कहाँ, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ मिलेगा? परपेंडिकुलर लाइन, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, तो देखो यहाँ पर कट करे तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मिल गया, और इस कोऑर्डिनेट का हम नाम क्या देंगे? इस कोऑर्डिनेट का हम नाम देंगे 100, 400। आगे बातें समझ में? अब देखो, अब आप बात समझ रहे हो मेरी ना? देखो आप अब सिमिलरली मान लो अगर आप फोर्थ वाला अगर आप पॉइंट निकालते ना, तो इसी के कहीं हमारे सीध में, इसी के कहीं स्ट्रेट लाइन में हमारा कहीं यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला पॉइंट, या फिर मे भी शायद यहाँ पर कहीं हमारा फोर्थ वाला पॉइंट मिलता, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में मिलता। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करने वाले हैं? फिर से मिलाने वाले हैं। ओके, तो आपके पास स्केल है, आप स्केल से क्या कर लो, इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर लो, आप मिला लो। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, बात समझना, एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये तीनों कुछ इस तरीके से जो है आपकी वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, मेरे पास स्केल नहीं है, आप ड्रॉ कर लो, स्केल के थ्रू ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से मिल गया, है ना। ये थोड़ा सा गलत है। ओके सर, तो ये जो है इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये आपका बन गया एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ये जो भी आपके इक्वेशन थे आपने इनको ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर लिया। और आप ये चेक कर लो अपनी रेफरेंस बुक से, वैल्यू आप चाहे जो भी रखो, ग्राफ आपका सिमिलर बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ जो इधर की तरफ कट कर रहा है वो इधर की तरफ कट करने लगे, देन उस केस में आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको बातें समझ में आ रही है? 3 पॉइंट्स का मतलब समझ में आया कि 3 पॉइंट्स हम क्यों निकाल रहे हैं, 2 पॉइंट्स निकालना भी जरूरी, मतलब 2 पॉइंट से भी आप कर सकते हो, लेकिन शायद अगर गलत हो गया, आपने अगर गलत कर दिया, ठीक है, तो आप अपने प्रिकॉशन के लिए खुद से क्या कर लो, आप 3 पॉइंट्स निकाल लो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, समझ में आया? तो यही बेसिकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करने वाले हैं, आप उसको एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, आई होप आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। चलो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन।